नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, विदेश मंत्रालय में बड़े पद पर रहे, राजदूत रहे, यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे, उसके अलावा माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और भारत के दो टर्म मिलाकर 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। जी हाँ, मैं हामिद अंसारी की बात कर रहा हूँ। इतना कुछ देश ने दिया जिसको वो हर समय देश के खिलाफ काम करता रहा, देश के खिलाफ बोलता रहा। उन पर लगातार आरोप लगते रहे और सबसे बड़ा आरोप उन पर जब वो ईरान में भारत के राजदूत थे, तेहरान में जब उनकी पोस्टिंग थी, तब का है कि रॉ के 4 अधिकारियों, इंडियन एम्बेसी के 4 अधिकारियों की ज़िंदगी उन्होंने खतरे में डाल दी। ईरानियन इंटेलिजेंस को उनके बारे में सूचना दे दी कि ये लोग रॉ के लिए काम करते हैं। उनको उठा लिया गया, किडनैप हो गया, उनको टॉर्चर किया गया। कोई एक्शन नहीं हुआ जब तक कि एम्बेसी का जो स्टाफ था उनकी महिलाओं ने जाकर प्रदर्शन नहीं किया, उसकी कोई खबर नहीं छपने दी गई। ये सब बातें एन.के. सूद जो रॉ के अधिकारी हैं उन्होंने लिखा है और इनके नाम के बारे में लिखा है रॉ के एक दूसरे अधिकारी ने अपनी किताब में। और इतना ही नहीं, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों से मिलकर भारत के बारे में जानकारी दी और 2019 में रॉ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इनकी जांच कराने की मांग की। ऐसा व्यक्ति ऐसे मामलों में शामिल है। पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है नुसरत मिर्ज़ा, उसने अभी एक पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो टेररिज्म पर थी उसमें हामिद अंसारी ने उसको बुलाया था। वो 2005 से 2011 तक कई बार भारत आया और वो पत्रकार के रूप में आता था, लेकिन वो काम जासूसी का करता था। आमतौर पर जो वीज़ा मिलता है भारत आने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को, वो केवल 3 शहर में जाने के लिए होता है। वहाँ के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय पर दबाव डालकर 7 शहरों में जाने की उसको परमिशन दिलवाई। मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, उसमें ये सब हुआ। और उसका कहना है कि वो हामिद अंसारी से मिला भी, उनसे जानकारी भी मिली। हामिद अंसारी का एक बयान आया उस पर, और उस बयान से और ज़्यादा आश्चर्य होता है। हामिद अंसारी ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है, जिस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का नाम लिया जा रहा है उससे मैं कभी नहीं मिला और उसको मैंने उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया था। सबको मालूम है कि इस तरह के इन्विटेशन विदेश मंत्रालय के जरिए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये विदेश मंत्रालय के जरिए इनविटेशन जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि वाइस प्रेसिडेंट जिस समारोह का उद्घाटन करने वाले हों उसमें अतिथियों की लिस्ट में, गेस्ट की सूची में किसी का नाम जुड़वाना चाहें, विदेश मंत्रालय मना कर देगा? या विदेश मंत्रालय उसको क्या ऑफिशियल करेगा? क्या वो कागज़ पर उनसे लिख कर मांगेगा कि आप बताइए कि इनको बुला रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है? तो चलिए, इस मामले में मान लिया कि हामिद अंसारी सही बोल रहे हैं, मान लिया कि वो नुसरत मिर्ज़ा से नहीं मिले, ये भी मान लिया कि उन्होंने नुसरत मिर्ज़ा को नहीं बुलाया, लेकिन तेहरान में जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या? उसके बारे में किसी और ने नहीं, एन.के. सूद जो रॉ में 30 साल जिन्होंने काम किया, वो उसी समय तेहरान में पोस्टेड थे जिस समय हामिद अंसारी वहाँ राजदूत थे। उन्होंने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी में जो रॉ के अधिकारी थे उनकी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया इन्होंने, ईरानियों को जानकारी दी, पाकिस्तानी अधिकारियों को, इंटेलिजेंस के लोगों को जानकारी दी। और हामिद अंसारी का जवाब क्या है, अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी में उनकी स्वीकारोक्ति है, इसी में उनका डर है और इसी में उनका डराने की उनकी चाल है। डर किस बात से रहे हैं? उनको मालूम है कि ये सब उन्होंने किया, ये सब रिकॉर्ड पर है। डरा किसको रहे हैं?
उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि तेहरान में मेरी पोस्टिंग के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में उस समय की सरकार को सब पता है, और उस पोस्टिंग के बाद मुझे यूनाइटेड नेशंस में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया। उसके बाद 10 साल तक उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बात मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को पता थी, तेहरान में जो कुछ हुआ उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, उनको प्रमोशन मिला। क्यों मिला प्रमोशन? ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो व्यक्ति देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है उसको प्रमोशन दिया जा रहा है? और सोनिया गांधी की चलती तो हामिद अंसारी देश के राष्ट्रपति बने होते। इस मामले में मैं दूसरी बार ये बात कह रहा हूँ कि हमको धन्यवाद देना चाहिए ममता बनर्जी को, जिन्होंने हामिद अंसारी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। कैसे नहीं बनने दिया पहले भी बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 2012 में जब हलचल चल रही थी, नामों पर विचार हो रहा था, तो ममता बनर्जी को बुलवाया था सोनिया गांधी ने बातचीत के लिए, समर्थन के लिए। उस समय कोalition की सरकार थी। ममता बनर्जी से सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी लिस्ट में पहले नंबर पर नाम हामिद अंसारी का है, और सोनिया गांधी को पता था कि वो जिससे भी बात करती हैं, जो है वो सार्वजनिक कार्यक्रम ना हो, जिससे भी बंद कमरे में बात करती हैं वो बाहर निकलकर उस बातचीत को सार्वजनिक नहीं करता। लेकिन ममता बनर्जी ने वो जो परंपरा थी, या कहिए वो जो एक तय बात थी, उसको तोड़ दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि सोनिया गांधी हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाना चाहती हैं, प्रणब मुखर्जी को नहीं। उसके बाद प्रणब मुखर्जी सक्रिय हुए। उसके बाद जो है ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हम लोग अगर राष्ट्रपति APJ कलाम, उस समय कलाम साहब राष्ट्रपति थे, कि दूसरी टर्म के लिए तैयार होते हैं तो उनका समर्थन करेंगे। सोनिया गांधी फंस गई। उनको मालूम था कि अब वो प्रणब मुखर्जी का विरोध नहीं कर सकती, अगर विरोध किया तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को वो जिता नहीं सकती। इसलिए हामिद अंसारी राष्ट्रपति नहीं बने। कंसोलेशन प्राइज़ उनको मिला कि दूसरी टर्म मिली उपराष्ट्रपति के रूप में। उस व्यक्ति ने 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद, जो कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और NDA का बहुमत नहीं था, हर कदम पर, हर रोज़ जब भी पार्लियामेंट सेशन चला, राज्यसभा में बिल लटकाने का, सरकार के कामकाज में बाधा डालने का, ये सब काम किया। और उन्होंने अपनी ही किताब में खुद ही जिक्र किया है कि एक दिन प्रधानमंत्री उनके कक्ष में आए और कहा कि ये जो हल्ला हंगामा होता रहता है उसमें आप सरकारी काम काज क्यों नहीं होने देते। कोई जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने एक नियम बना दिया, उन्होंने अपनी ओर से ये कह दिया कि हल्ला हंगामे के बीच में जो है मैं कोई बिल नहीं पास होने दूंगा, कोई सरकारी बिजनेस नहीं होने दूंगा। लोकसभा में वही होता था। यही रणनीति अपनाई कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने कि सरकार के कामकाज को रोकना है तो हल्ला हंगामा करो, सभापति उस समय जो है कोई कामकाज होने नहीं देंगे। तो ये है ट्रैक रिकॉर्ड हामिद अंसारी का। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से मौक़ों पर भारत के विरुद्ध काम किया, देश की भावना के विरुद्ध, देश की एकता अखंडता के विरुद्ध। 2015 जनवरी 26 जनवरी 2015 भारत का गणतंत्र दिवस, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा चीफ गेस्ट थे। झंडे, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जा रही थी, सब लोगों ने सलामी दी। हामिद अंसारी चुपचाप खड़े रहे, हाथ नहीं उठा उनका। उपराष्ट्रपति होते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने से जो व्यक्ति मना करे, उस पर कैसे भरोसा करें कि वो इस देश में यकीन करता है, इस देश से प्रेम करता है, या इस देश के प्रति उसकी भावना है कोई। तो हामिद अंसारी ऐसे व्यक्ति हैं। रिटायर होने के बाद इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, जो जिसका संबंध जमात इस्लामी से है, जो हमेशा भारत विरोधी कार्यक्रम कराती है, उसने एक कार्यक्रम कराया, ऑनलाइन कार्यक्रम था। उसमें बोलते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि भारत में इस समय हिंदू राष्ट्रवाद बहुत बढ़ गया है
और उससे आगे जो बात कही उन्होंने, वो भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाया, जनतंत्र पर सवाल उठाया, जनादेश पर सवाल उठाया, भारत के मतदाताओं के विवेक पर सवाल उठाया। कि उन्होंने कहा कि रिलीजियस मेजॉरिटी की आड़ में इलेक्टरल मेजॉरिटी दिखाई जा रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये दरअसल इलेक्टरल मेजॉरिटी नहीं है, ये जो है धार्मिक मेजॉरिटी है। वो उसकी वजह से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। भारत के विरोध का, भारत के खिलाफ बोलने का कोई अवसर हामिद अंसारी ने छोड़ा नहीं। और प्रधानमंत्री ने उनकी विदाई भाषण में राज्यसभा में जो बात कही, उन्होंने बिना लाग लपेट के कही कि 100 साल का इतिहास है आपके परिवार का, खिलाफत आंदोलन में शामिल रहे हैं आप लोग, पद की गरिमा थी, सदन की गरिमा थी, इसलिए प्रधानमंत्री इससे ज़्यादा नहीं बोले। लेकिन इशारा साफ था कि इस देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और कम्युनल एजेंडा चलाने का आपके परिवार का पुराना रिकॉर्ड है। और हामिद अंसारी आज भी वही कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, वो बयान देकर उन्होंने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को फंसा दिया है, उनको मुश्किल में डाल दिया है। कि उनको सब मालूम था, फिर भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। क्या मालूम था, ये सरकार को मालूम है। तो 2019 में रॉ के ऑफिसर्स ने जो मांग की थी कि हामिद अंसारी की जांच की जाए, सवाल ये है कि क्या सरकार वो जांच कराएगी। ऐसे बहुत से मामले होते हैं, सरकारों को लगता है कि कितने लोगों के खिलाफ जांच हो, जांच कितनी लंबी चले, कि कितने लोगों के खिलाफ इस तरह की जांच हो, रोज़ खबर बने, तो उस वजह से भी जो है छोड़ दिए जाते हैं मामले। लेकिन मुझे लगता है कि हामिद अंसारी के मुद्दे को एक तरह से उदाहरण बनाना चाहिए कि भारतीय विदेश सेवा में रहकर भारत के बारे में गोपनीय सूचनाओं तक जिसकी पहुंच हो, वो अगर देश की एकता अखंडता से कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आप सब लोगों ने एक फ़िल्म देखी होगी, फिल्म का नाम था सरफरोश। उसमें नसीरुद्दीन शाह एक पाकिस्तानी शायर बने हैं, उनका नाम है गुलफाम हसन था, फिल्म में नाम था गुलफाम हसन। तो हामिद अंसारी भारतीय विदेश सेवा के या भारतीय राजनीति के या भारत के गुलफाम हसन हैं, जो रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ की हैं, उनको नौकरी यहाँ से मिलती है, पैसा यहाँ से मिलता है, सम्मान यहाँ से मिलता है, पद यहाँ से मिलता है, लेकिन वो बजाते हैं पाकिस्तान की या भारत विरोधी जो भी तत्व दुनिया में जहाँ भी हैं, वो उनके साथ खड़े नज़र आते हैं। जो व्यक्ति, मैं ये बात ज़ोर देकर कह रहा हूँ, जो व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं कर सकता, वो भारतीय नागरिक होने का अधिकारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए। सरकार करेगी नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हम इस तरह के मुद्दे नज़रअंदाज करते रहे तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। डर इस बात का है, किसी एक व्यक्ति को छोड़ देने या सज़ा दिलाने तक का मामला नहीं है, इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने का मामला है, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने का मामला है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का मामला है। तो अब हामिद अंसारी जवाब दें, अब मनमोहन सिंह जवाब दें और सोनिया गांधी जवाब दें कि तेहरान में जो कुछ हुआ उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। जो कुछ हुआ उसके बाद मनमोहन सिंह ने उस खबर को, उनकी सरकार ने दबाने की कोशिश क्यों की, क्यों उस खबर को दबाया गया, क्यों उस मामले में कोई जांच नहीं हुई, क्यों उस मामले में किसी को सज़ा नहीं हुई, क्यों उस मामले में किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। ये सारे सवाल हैं देश के सामने। और हामिद अंसारी जैसे व्यक्तियों के साथ मेरी तो कोई सहानुभूति नहीं है। किसी भी भारतीय नागरिक जो अपने देश से प्रेम करता है उसकी भी सहानुभूति नहीं होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।